हेलो पीपल। हाँ जी, तो फिर लद्दाख जाना है आपको बाइक से। सीज़न शुरू हो चुका है एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू गो। और ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको कि बाइक से ही क्यों जाना है, कितना थ्रिल एडवेंचर होगा एक बाइक ट्रिप में लद्दाख की। सो मैं यूजुअली ये सब बजट आइटनरी वाली वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज और कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं कि मैं कोई भी अपना ट्रिप कैसे प्लान करता हूँ। सो आई थॉट कि चलो एक लद्दाख वाली ट्रिप के बारे में भी बता देता हूँ कि उसका कैसे आपको बजट प्लानिंग करनी चाहिए। और इन जनरल पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना कोई भी ट्रिप होता है, ना कि सिर्फ लद्दाख, कोई भी ट्रिप होता है उसको मैं कैसे प्लान करता हूँ, क्या चीज़ें दिमाग में रखता हूँ, अकोमोडेशन, फ्यूल, खाना, कहाँ रहना है, सेफ्टी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो यार सबसे पहले लोगों का एक नोशन होता है कि यार मैं हमेशा घूमता रहता हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो मैं कहीं भी मुँह उठा के निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है, मुझे सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है थोड़े टाइम पहले। और प्लान करने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए होता है कि उस ट्रिप के लिए पैसे जमा करना, बजट करना। जस्ट लाइक यू, मेरे पास भी कंटेंट क्रिएशन से इतने ज़्यादा कोई पैसे आते नहीं हैं, तो मुझे अपना दूसरा कुछ काम करना पड़ता है जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। सो मैं भी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, मेरे व्लॉग्स देखेंगे होंगे, तो मैं हमेशा एक बजट ट्रिप ही रखता हूँ, सस्ते से सस्ता रहने का और खाने का, नो फैंसी अकोमोडेशन, खाना वाना, रेस्टोरेंट्स, यू हैव सीन दैट। तो जब कभी होगा तो फिर अच्छा पैसा खर्चेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही आपको अप्रोच रखनी है कि घूमना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि हवाबाजी करना और शो ऑफ करना। तो जिसको भी ट्रैवल करना होता है ना सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, एक ट्रैवल एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो लोग निकल जाते हैं। वो लोग ऐसी वीडियोस देखने का बैठ के वेट भी नहीं करते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना पुश करने की ज़रूरत है, वो बस निकल जाते हैं अपने आप। मैंने ट्रैवल करते हुए काफ़ी सारे लोगों से ऐसे रास्ते में जब मिलता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि भाई बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग नहीं, मतलब कुछ एक ऐसे लोग मैंने मिला हूँ उनसे जिन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ये शेयर करे हैं कि भाई वो मंदिर में रुके हैं, फ्री में, गुरुद्वारों में रुके हैं, जस्ट टू ट्रैवल, जस्ट टू एक्सपीरियंस, कि उनको जाना है, उनके पास पैसे नहीं है तो वो रात को ऐसे रुकते हैं। पर अब वही है कि हर किसी का अपना थोड़ा सा हिसाब होता है। मैं ऐसी सब चीज़ें नहीं कर सकता। एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए एक आधी बारी ठीक है, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं वो रोज़ रोज़ नहीं कर सकता। मैं रोज़ रोज़ लिफ्ट नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ट्रैवल करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हैम्पर करता है। चलो ये सब बातें फिर किसी और वीडियो में करेंगे अच्छे से ट्रैवल की। इस वीडियो में अभी सिर्फ बजट और आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम लद्दाख के बजट और आइडेंटिटी के बारे में। तो लद्दाख जाने के एक्चुअली में 3 रास्ते हैं अब मेजरली। अगर आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हो तो एक आप जाते हो दिल्ली से मनाली, मनाली से ले, ठीक है। और यूजुअली लोग ऐसा सर्किट करते हैं कि दिल्ली से मनाली, मनाली से ले, एंड देन ले से श्रीनगर, एंड श्रीनगर से दिल्ली। ये पूरा एक सर्किट हो जाता है। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से ले से मनाली, मनाली से बैक टू दिल्ली, या फिर मनाली से जहाँ पे भी आपको जाना है। अब एक और रास्ता खुल गया है, दिल्ली से मनाली, मनाली से फिर आप कीलोंग, जिस्पा, डारचा पे पहुँचते हो, एक जगह है वहाँ से एक रास्ता ले मनाली हाईवे के लिए जाता है, और एक रास्ता जाता है शिंकुला पास, जो कि वाया जांस्कर, वो जांस्कर में एंटर करता है, और जांस्कर से फिर आप ले पहुँचते हो। तो ये एक और रास्ता है, लोग आजकल वो प्रेफर कर रहे हैं जिन्होंने यूजुअल रूट्स करे हुए हैं। तो इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ यार कि मेरा जनरल बजटिंग और आइटनरी कैसे होता है। तो देखो यार, सबसे पहले तो ना अब आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, उसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले, जैसे पहले मेरे पास गाड़ी थी और गाड़ी से ट्रैवल करता था, अब मैं बाइक से करता हूँ, तो माइलेज डबल हो गई है बिल्कुल। पहले 20 की माइलेज होती थी, अब 40 की माइलेज देती है मेरी बाइक। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा टोटल वो ट्रिप कितना रहने वाला है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ मनाली जा रहा हूँ, तो दिल्ली से मनाली जा रहा हूँ 500 किलोमीटर, वापस आऊँगा 500, 1000 किलोमीटर, और लेट्स से कि मैं लोकल वहाँ पे 400-500 किलोमीटर चला लूँगा, ठीक है, तो 1500 किलोमीटर हो गया ये। नाउ 1500 डिवाइडेड बाय मेरी बाइक का या गाड़ी का, जो भी आपके पास व्हीकल है, उसका माइलेज 40, ठीक है, मेरा 40 दे रहा है, 1500 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया 37.5। तो 37.5 लीटर्स का पेट्रोल मेरा लगेगा, तो मैं 40 मान के चल लेता हूँ, तो 40 इंटू 100, 100 रुपये पर लीटर ऑन एन एवरेज, तो 4000 रुपये का लगने वाला है मेरा फ्यूल। अब देखो यार, ऐसा होता है कि आप जितने दिन का आप लंबा ज़्यादा ट्रिप रखते हो ना,
उतना आपका ना डेली एवरेज कम हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मनाली जा रहा हूँ और 2 दिन में मैं घूम के आ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगेगा यार कि 4,000 रुपये का तो मेरा फ्यूल ही लग गया 2 दिन में। लेकिन जितने ज़्यादा दिन मैं वहाँ पे रुकूंगा, तो वहाँ पे लोकल ना बाइक या गाड़ी उतनी ज़्यादा चलेगी नहीं, डेली कितनी चल जाएगी, 40, 50, 100 किलोमीटर। तो ओवरऑल एवरेज कम आ जाता है। तो लंबे ट्रिप के अंदर आपका टोटल ट्रिप का कॉस्ट ऑन एन एवरेज कम बैठता है, ठीक है। सो ये हो गया फ्यूल का खर्चा। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। ऑल ओवर इंडिया आप ट्रैवल करोगे ना, तो आपको 700 800 से लेके 1000 1200 के रेंज के बीच में ना सब जगह एक अच्छा खासा बजट, बहुत डिसेंट सा रूम मिल जाता है। गंदा नहीं, बहुत ठीक ठाक सा रूम मिल जाता है। कहीं कहीं पे तो यार 500 600 का भी रूम मिल जाता है। जैसे मैं साउथ जाता हूँ, कुछ जगह होती है जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होएगा, जैसे मनाली हो गया, तो शिमला हो गया, ये सब जगह पे ना जहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है ना, तो आपको उतना सस्ता वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो विच इज़, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट की जगह पे ना छोटी छोटी जगह जो हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप वहाँ जाओगे तो 2000 2500 से नीचे वहाँ पे ना होम स्टेज मिलते हैं, उससे नीचे नहीं मिलता। कहीं कहीं पे 1500 मिल जाता है। तो ये वाला सीन है। सो बारिंग नॉर्थ ईस्ट, ऑल ओवर इंडिया आपको इतने में रूम मिल जाएगा। तो अगर आप किसी के साथ ट्रिप शेयर कर रहे हो, एज इन किसी के साथ जा रहे हो, तो आप रूम शेयर करोगे 2 लोग या 3 लोग, तो आपका कॉस्ट उतना कम बैठेगा। नहीं तो आप ये मान के चल लो 700 800 1000 रुपये तक आपका एक दिन का रूम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हॉस्टल्स प्रेफर करता हूँ मैं, जहाँ पे मुझे 400 500 रुपये का बेड मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ कि फिर मेरे को रूम लेना पड़ता है। तो उसमें आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा अगर आप हॉस्टल में रुकोगे तो, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा अगर 10 दिन का ट्रिप मान के चल रहा हूँ मैं, तो लेट्स से कि अब लद्दाख का सीन हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन लद्दाख में यूजुअली क्या होता है कि आपको ऐसे हॉस्टल्स तो मिलते नहीं है वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम ले आपको बाकी सब जगह पे कहीं पे ऐसे हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, और होटल्स भी बहुत रेयरली मिलेंगे। वहाँ पे मोस्टली होम स्टेज ही होते हैं, ठीक है। और होम स्टेज का सीन ही होता है कि वो खाना वाना इंक्लूडेड होता है। वो थोड़ी देर में अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो लेट्स से कि अगर मैं कहीं और भी जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो 10 दिन में लगा लो कि 5 दिन मुझे होटल रूम मिल गया और 5 दिन मुझे हॉस्टल मिल गया। और होटल रूम का एवरेज कॉस्ट 1000 रुपये पड़ा मुझे, और हॉस्टल का मुझे एवरेज कॉस्ट पड़ा 500 रुपये पर डे का। तो 5000 5 दिन के रूम के और 2500 5 दिन के हॉस्टल के, 7500 रुपये हो गया मेरा ये होटल का कॉस्ट, ठीक है। अब मेरा क्या सीन होता है कि मैं ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूँ सिर्फ, या फिर मैं सीधा लंच और डिनर करता हूँ। बेसिकली 2 मील्स खाता हूँ मैं। तो मेरे पूरे दिन के खाने का खर्चा सिर्फ 2 मेजर मील्स होती हैं। और जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं होता टाइम के हिसाब से, कि कहीं पे क्या मिल गया, कभी कुछ मिल गया, कभी कैसा हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा खाने का खर्चा आता है 150 से 200 रुपये एक मील का, अच्छा खासा। अगर आप प्रॉपर दाल चावल टाइप्स रोटी खाना खाओगे फुल, तो 150 से 200 रुपये लगा लो चलो। एंड देन 400 रुपये हो गया आपका ये एक दिन के खाने का। तो 400 रुपये ये हो गया लाइक 2 मील्स का। अगर आप एक और मील ब्रेकफास्ट खाओगे तो 100 150 उसका ऐड करें, तो 500 एवरेज लगा लेता हूँ मैं कि 500 रुपये का आपका पूरे दिन का खाने का हो जाएगा। और वही अगर आपके दोस्त वोस्त हैं साथ में तो आप शेयर करोगे तो ये कॉस्ट आपको और कम पड़ जाएगी। तो 500 रुपये हो गया अब ये 10 दिन का, 5000 रुपये। तो 4000 लगे मेरे फ्यूल के, और 5000 रुपये लगे मेरे खाने के, 9000, और 7500 रुपये लगे मेरे अकोमोडेशन के, 16500 रुपये 10 दिन का ट्रिप। तो 16500 यानी कि एक दिन का खर्चा हो गया मेरा 1650 रुपये। अब जब मैंने पहले अपने लंबे लंबे ट्रैवल्स किए हैं ना, लाइक 3 3 4 4 महीने के, तो मेरा जो महीने का कॉस्ट आता था ना, अब अगर मैं ऐसे 1650 रुपये को मैं अगर 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा एक महीने का कॉस्ट बैठ जाता है 49,500, यानी 50,000 रुपये। लेकिन जब मैं गाड़ी से ट्रैवल करता था ना, तो मेरा 35 to 40,000 के बीच में होता था। लाइक आई मेंशन बिफोर कि जितना लंबा आप जाओगे ना, आपका एवरेज कॉस्ट कम होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैं बजटिंग करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास या कितने पैसे मुझे और चाहिए। ये तो है मोटा मोटा आपका सिर्फ इन 3 चीज़ों का। अब आप रास्ते में जाओगे, ट्रैवल करोगे, कुछ पीने के लिए लोगे, कहीं पे कुछ होगा। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी या स्वीट डिश या फिर बाकी चीज़ों में, नो अल्कोहल, ये सब में पैसे नहीं खर्चता। तो आप उसके अलग से जोड़ के रखना कि और कितना खर्चा होता है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि भाई बजटिंग ऐसे होती है। 3 चीज़ों का प्राइमरीली मैं ऐसे हिसाब लगाता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में। तो पहले लाइक आई मेंशन कि 3 रास्ते हैं। मैं अभी आपको ज़ांस्कर वाले रास्ते के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद वहाँ से अभी नहीं गया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा दिल्ली टू मनाली वाले रास्ते के बारे में और दिल्ली टू श्रीनगर वाले रास्ते के बारे में।
तो उसकी एक बारी हम लोग रूट मैप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले दिन आप जाओगे डे 1 पे दिल्ली से मनाली, जो कि है 500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 से 15 घंटे लगेंगे। वहाँ पे आपको आराम से 800-900 हज़ार रुपये में एक रूम मिल जाएगा। आप पहुँचो वहाँ पे, स्टे ओवरनाइट, नेक्स्ट डे आप वहाँ से आगे निकलो। अब क्योंकि हम लोग लद्दाख जा रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, तो बहुत सारे लोगों का हेल्थ का इशू आ जाता है, माउंटेन सिकनेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको थोड़ा अपनी बॉडी को अडाप्ट करने देना है ऐसे एनवायरनमेंट में। सो पहले दिन आप दिल्ली से मनाली जाओगे, मनाली रुकोगे ओवरनाइट। उसके बाद नेक्स्ट डे आप मनाली से जाओगे, या तो कीलोंग रुक जाओ या आप जिस्पा रुक जाओ। ये 2 जगह, कीलोंग पहले पड़ेगा, जिस्पा आगे पड़ेगा। तो कीलोंग पड़ जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर, जिस्पा उससे थोड़ा सा और 1-1.5 घंटा, मैक्स 2 घंटा वहाँ से आगे होगा। ठीक है, तो 4-5 घंटे मनाली से आप लगा लो, डिपेंडिंग अपॉन कितना ट्रैफिक है। अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप पहुँचोगे इधर कीलोंग या जिस्पा। एक रात और वहाँ पे रुकोगे, अपनी बॉडी को अक्लामेटाइज होने दोगे। नेक्स्ट डे फिर वहाँ से आप जल्दी निकलोगे सुबह। और हाँ, इस पूरी ट्रिप पे आप ये ध्यान रखना कि भाई आपको रोज़ रात को जल्दी टाइम से सोना है, और आप सुबह जितना जल्दी निकल सकते हो, अर्ली लाइट 4:30-5 बजे उठ के 5:30-6 बजे तक निकल जाओ। जो हो नहीं पाता पॉसिबल, बट उतना बेटर रहता है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन डे लाइट रहती है, तो आपको मैक्सिमम डे लाइट यूटिलाइज़ करनी है। ठीक है, डे 2 नाइट 2 में आप रुके कीलोंग या जिस्पा। वहाँ से अगले दिन सुबह उठे और आप निकले आगे। अब हम यहाँ पे वहाँ से आगे जाएंगे तो पड़ेगा दारचा। दारचा एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको रोका जाता है, आपकी एंट्री करी जाती है। कोई परमिट, कोई पासेस की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल इस हाईवे पे आपको ट्रैवल करने के लिए। वहाँ से एक रास्ता चला जाता है ज़ांस्कार, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता जाता है ले की तरफ, विच इज़ द ले मनाली हाईवे। सो बारालाचला पास के बाद आपका आएगा, वैसे तो बहुत सारी जगह आएगी बीच में, बट मेजर मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जहाँ पे आप स्टॉप ले सकते हो। सरचू आएगा, फिर पांग आएगा, फिर एक पास आएगा टांगलांगला, और उसके बाद आएगा उपशी के बाद आएगा ले। तो इस पूरे रास्ते का डिस्टेंस आपका आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 400-450 किलोमीटर है ये। नहीं, मनाली से बेसिकली 470 किलोमीटर समथिंग है ले। दारचा के बाद आपका डिस्टेंस रहेगा, जिस्पा से आपका सरचू रहेगा 83 किलोमीटर्स के आसपास। अब सीन ये है कि जब मैं गया था तो मैं कीलोंग में रुका था, और मैंने कीलोंग से एक स्ट्रेच में पूरा ले तक गया था, जबकि मुझे रात के 10-11 बज गए थे। सुबह 5:30-6 बजे के निकले हुए 16 घंटे के आसपास लग गए थे, क्योंकि रास्ते में ट्रक्स फंस जाते हैं, जाम लग जाता है, ये सब सीन हो जाते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यू कैन ईदर टेक अ हॉल्ट, या तो आप सरचू में ओवरनाइट रुक जाना, वहाँ पे आपको कैंप्स मिलेंगे, खाने वाने का वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप जल्दी निकलोगे तो आप एक दिन में ये पूरा रास्ता क्रॉस करके ले पहुँच सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं यही बोलूँगा कि आप जल्दी जिस्पा रुको, जल्दी निकलो सुबह, और कोशिश करो कि आगे पहुँच जाओ। लेकिन ये जो सरचू आएगा, सरचू के बाद अगर आप क्रॉस नहीं कर पाते हो, बीच में फंस जाते हो, कुछ भी होता है, तो नेक्स्ट स्टॉप आता है पांग। पांग के बाद आते हैं मोरे प्लेन्स। तो पांग में भी आपके पास ना रुकने का वहाँ पे 1-2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा ही आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप पांग दोपहर के 2-3 या 4 बजे तक भी पहुँच रहे हो ना, तो आप कोशिश करना वहाँ से आगे निकलने की, क्योंकि उसके बाद एक मेजर पास रह जाता है टांगलांगला, जो कि आपको दिन के टाइम में ही क्रॉस करना है, तो बेटर रहेगा। उसके बाद टांगलांगला से एक बार आप नीचे उतर जाओगे तो आप प्रॉपर लद्दाख में ही एंटर कर जाते हो सरचू के बाद। तो फिर उसके बाद रोड सही रहता है और आपको ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आती है। और बहुत सारे बीच में छोटे छोटे टाउन्स आते रहते हैं, जैसे उपशी आता है, वहाँ पे मेन चेक पॉइंट होता है, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो यहाँ से आप ले पहुँच गए। अब मैं दिन काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने कहाँ पे हॉल्ट ले रहे हो, सरचू में रुक रहे हो, नहीं रुक रहे हो, सीधा जा रहे हो। तो बेसिकली नेक्स्ट डे आप पहुँचोगे ले में आप एक दिन अक्लामेटाइज करोगे, एक दिन पूरा दिन वहाँ पे रुकोगे। आपको वहाँ पे ज़्यादा भागना नहीं है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा वॉक करना है। और अगर हो सके तो आप वहाँ पे ले पैलेस एक्सप्लोर कर लेना, शांति स्तूपा है वहाँ पे, एक एक्सप्लोर कर लेना। मैं क्या करता हूँ, ले नहीं रुकता, मैं ले की बजाय रुकता हूँ बासगो में, जो कि ले से 43 किलोमीटर्स है। वो लेफ्ट जाके है, मतलब टुवर्ड्स श्रीनगर, उस हाईवे के ऊपर है। उस रास्ते में आपको वहाँ पे बीच में संगम दिख जाएगा, मैग्नेटिक हिल दिख जाएगा, पत्थर साहिब, श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा दिख जाएगा। ये 3 चीज़ें आप वहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कहाँ रुकना है। अगर आप बासगो में रुक रहे हो तो उस होम स्टे की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो आप ले में रुकोगे, उस दिन अक्लामेटाइज करोगे ले या बासगो जहाँ पे भी रुकोगे, और उस दिन या उससे एक दिन पहले आप परमिट्स बनवा लेना। परमिट्स आपको ऑनलाइन बन जाएंगे, अब कोई स्टैंप नहीं लगवानी होती, कोई डीसी ऑफिस नहीं जाना होता। आप सीधा गूगल पे सर्च करोगे कि परमिट फॉर ले या फिर पैंगोंग,
तो लिंक आ जाएगा वहाँ पे, जो भी पेमेंट होगी 400 500 600 रुपये वो पे करके आप परमिट्स बनवा लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास 4-5 कॉपीज़ रख लेना, क्योंकि अलग अलग जगह पे वो चेक होती है। तो वैसे वो फ़ोन में देख लेते हैं आजकल, लेकिन फिर भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ठीक है। तो उसके बाद अगले दिन आप वहाँ से निकलोगे। अब हमारा सर्किट कैसा रहेगा यहाँ पे, पहली बारी अगर आप जा रहे हो तो आप ले से जाओगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के अंदर आपके सैंड ड्यून्स आते हैं और वहाँ पे आता है डिस्किट, हुंदर, ये 2 मेजर बड़े टाउन्स आते हैं। पहले आएगा डिस्किट, फिर आएगा हुंदर। उसके बाद आप डिस्किट या हुंदर में कहीं पे भी स्टे कर सकते हो। मैं हुंदर में रुकता हूँ। डिस्किट में मॉनेस्ट्री है एक बहुत बड़ी सी, वो मॉनेस्ट्री देख के आप हुंदर में जाके स्टे कर लेना। उसके बाद वहाँ से अगर आप चाहो तो एक दिन और वहाँ पे रुक के वहाँ से तुर्तुक जा सकते हो। फिर तुर्तुक से आगे थांग, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, एलओसी है वहाँ पे, और आप बाइनोकुलर से उसको वहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। वो 2 घंटे का ही राइड है वैसे, लेकिन आपको पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पे जाना, वापस आना, एक्सप्लोर करना। तो या तो जा सकते हो एक दिन एक्स्ट्रा, या उसको स्किप करके आप हुंदर में ओवरनाइट रुको, डिस्किट मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करो, आसपास सैंड ड्यून्स है, फील लो, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद वहाँ से अगले दिन आप निकल के जाओगे पैंगोंग। अब पैंगोंग का सीन ये है कि पैंगोंग आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। लाइक आई मेंशन, सब दिन आपको सुबह उठ के जल्दी निकलनी पड़ेगी, चीज़ें ब्रेकफास्ट वगैरह करके। पैंगोंग निकलने के से पहले आप नुब्रा वैली में डिस्किट के पास में या हुंदर के पास में एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से रिफ्यूल करवा लेना, फुल करवा लेना। पेट्रोल पंप तो आपको जहाँ दिखेंगे ना भाई, रोक के आप हमेशा अपना टैंक फुल करवा लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, आगे पेट्रोल पंप होगा भी तो हो सकता है वो ऑपरेशनल ना हो। और आपको अपने पास 5 या 10 लीटर कैन रखने हैं, 2 कैन्स रखने हैं, एक 5-5 लीटर के, उसमें फ्यूल डलवा के रखना है। अगर आपके पास नहीं है कैन तो वहाँ पे 100 रुपये का कैन मिल जाएगा, उसको बंजी कॉर्ड से बांध देना कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ से निकलोगे आप पैंगोंग के लिए। अब पैंगोंग का रास्ता ना, वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता, नया रास्ता बन रहा है, कच्चा है, तो उसके लिए आप जल्दी निकलना ताकि आपके पास टाइम रहे। बाकी मोस्ट लाइकली 70-80% रोड वहाँ पे प्रॉपर बन चुकी होगी, बहुत मक्खन रोड होगी पैंगोंग तक। स्टार्टिंग का पैच थोड़ा सा ख़राब होगा बस। और रास्ते में आपको एक बहुत अमेजिंग ना कैफ़े मिलेगा, जो कि आर्मी कंट्रोल करती है, इट्स रन बाय द इंडियन आर्मी। वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, एक बहुत बड़ा सा रोड आएगा, आपको दिख जाएगा वो पैंगोंग से करीब आधा 1 घंटा पहले। और पैंगोंग पहुंचोगे, उसके बाद पैंगोंग में आप स्टे कर सकते हो, नहीं तो पैंगोंग से 1 घंटा आगे आप जाओगे मेराक। मेराक में रुक सकते हो, वहाँ पे थोड़ा आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड इन द सेंस कि पैंगोंग की तरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड नहीं मिलेगा, लोग नहीं मिलेंगे, मज़ा आएगा वहाँ पे रहने में। तो मैं गया था तो वहीं पे रुका था, और वहाँ पे आपको हर बजट में एक अच्छा लग्जरी होम स्टे भी मिल जाएगा और एक डिसेंट सा होम स्टे भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बात करेंगे अभी अकोमोडेशन और खाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैंगोंग तक का एक्सप्लोर करना। जितना जल्दी पहुँचोगे उतना ज़्यादा पैंगोंग एक्सप्लोर कर सकते हो टाइम से। अगले दिन सुबह उठ के पिक्चर्स विक्चर्स खिंचवाना। उसके बाद आप जाओगे वहाँ से, फिर पैंगोंग के बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि आप पैंगोंग से या तो जा सकते हो ले वापस, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप पहली बार जा रहे हो तो अपना सर्किट इतना रखना, क्योंकि ये जितना भी पूरा रास्ता होगा ना, डेली डेली आप इतना राइड करोगे तो ये बहुत टायरिंग हो जाएगा। सो इस बारी आप बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हो। अगर आपको करनी ही है और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप पैंगोंग से वहाँ से जा सकते हो हानले, हानले से सोमोरिरी, एंड देन सोमोरिरी से फिर बैक टू ले। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पैंगोंग से हानले जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यूजुअली जो लोग लेते हैं और उस रास्ते में वो रोड ही नहीं है वहाँ पे बेसिकली वो पूरा ऐसे मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पे ऑफ रोड है, प्रॉपर मिट्टी है, तो वहाँ पे डिस्टेंस कम है लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है। और लोगों को मैंने देखा वीडियो से बहुत स्ट्रगल करते हुए। मैं उस रास्ते से नहीं गया हूँ। और एक और दूसरा रास्ता है वहाँ से जाने के लिए, जहाँ पे 2 बड़े माउंटेन पासेस आते हैं और बीच में ना 2 लेक्स भी आते हैं, मीरपाल सो एंड आई थिंक एक और का नाम है यायेत सो। हाँ, ऐसे 2 लेक्स है वहाँ पे, बहुत अमेजिंग। उस रास्ते में टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत स्मूथ रोड्स है वहाँ पे। छोटे मोटे रफ पैच होंगे बीच में, नथिंग मेजर, बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे किसी भी बाइक से। लेकिन वो रास्ता थोड़ा आइसोलेटेड है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आपको नहीं दिखेंगे। बाइक वाइक ख़राब हो गई, कुछ भी सीन हो गया तो फंस जाओगे फिर आप। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहली बार अगर आप जा रहे हो, सोलो जा रहे हो, तो डेफिनेटली इस बारी के लिए आप हानले और सोमोरिरी रहने दो, बट आपको करना है तो कर लो। फिर आप पहुँचे हानले। अब हानले ऐसी जगह है जो बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा ना पॉपुलर हुई है, तो वहाँ पे आप कोशिश करना कि पहले से कुछ चेक करके अपना होम स्टे पता करके बुक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप पहुँचोगे तो हो सकता है आपको होम स्टे ना मिले। बहुत सारे होम स्टेज है वहाँ पे, लेकिन बहुत धक्के खाने पड़ेंगे और अंधेरा हो गया तो आप फंस जाओगे फिर वहाँ पे, फिर समझ नहीं आएगा कि क्या करें, थकान वकान ये वो।
मेरे साथ हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ। सो हानले में आप रुकना रात को, ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे। आई डोंट थिंक वहाँ पे जाने देते हैं क्या सीन है, लेकिन आप नाइट स्काई देख सकते हो, मिल्की वे देख सकते हो बहुत आराम से, अगर क्लियर हुआ, क्लाउडी नहीं हुआ तो। हानले रुकोगे, हानले के बाद फिर नेक्स्ट डे आप या तो ले आ सकते हो वापस, या फिर वहाँ से आप ले की तरफ जब आप निकलोगे तो एक रास्ते से सोमरुरी के लिए रास्ता कटता है, तो आप सोमरुरी जाओगे। सोमरुरी जाओगे तो फिर उसी रास्ते में एक जगह पे पूगा वैली भी है, जो कि बिल्कुल ऑन द वे ही पड़ता है, जो आप वापस आते हुए कवर कर सकते हो। सो सोमरुरी जाने के लिए लास्ट के, वैसे तो रोड ऑलमोस्ट पूरा सही है, बट लास्ट का जो कुछ एक पैच आई थिंक 20-25 किलोमीटर का, वो पूरा ख़राब ऑफ रोड है, क्योंकि वहाँ पे रोड बन रहा है अभी, और बहुत हाई विंड्स क्रॉस विंड्स चलती है वहाँ पे, लेकिन मज़ा आएगा। लेकिन पैंगोंग अगर आप कर लोगे ना, वैसे सोमरुरी और पैंगोंग में बहुत डिफरेंस है, फील अलग है, वाइब अलग है दोनों जगह का, लेकिन जा सकते हो, अच्छा मज़ा आएगा। और अगर अवॉइड करना है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए रख सकते हो। फिर उसके बाद आप वहाँ से नेक्स्ट डे, अगर आप लेट्स से कि आप सोमरुरी जा रहे हो ना, तो एक काम आप और कर सकते हो। अगर आप सोमरुरी से वापस मनाली आपको जाना है तो वहीं से एक रास्ता कटता है जो कि पांग में मिलता है, मोरे प्लेन्स, नहीं तो आप बैक टू ले। फिर ले से आप या तो ले मनाली हाईवे वापस पकड़ सकते हो, या फिर आप ले से जाओगे कारगिल। एक दिन का आपका राइड रहेगा वो, उसका डिस्टेंस आपको पड़ेगा कुछ 215 किलोमीटर, तो 6 से 8 घंटे आराम से लगेंगे। फिर कारगिल से श्रीनगर जो कि पड़ेगा 200 किलोमीटर, उसमें भी आपको 5 से 7 घंटे के बीच में पड़ जाएंगे। कारगिल से श्रीनगर के रास्ते के बीच में आपको जोजिला पास पड़ेगा, जो कि एक ही बड़ा वहाँ पे माउंटेन पास है, अच्छा है, व्यू बहुत अमेजिंग है, और बीच में आपको सोनमर्ग भी दिखेगा श्रीनगर से पहले। तो ये सब चीज़ें कवर करते हुए आप आओगे तो मज़ा आएगा। वो लद्दाख के डेजर्टेड आइलैंड्स बोल रहा हूँ, माउंटेन्स के बाद जब आप कश्मीर साइड एंटर करोगे ना, ग्रीनरी वगैरह होगी तो बहुत सही लगेगा, और ये सीज़न बहुत सही है इस टाइम पे देखने के लिए। श्रीनगर, फिर श्रीनगर में हॉल्ट लोगे, एंड देन श्रीनगर से या तो आप एक स्ट्रेच पे दिल्ली आ सकते हो, और श्रीनगर से आप पठानकोट जाके रुक सकते हो, एंड देन नेक्स्ट डे पठानकोट से दिल्ली वापस। तो ये रहेगा आपका पूरा सर्किट। या फिर आप ले से वापस ले मनाली हाईवे लेके वापस आ सकते हो। और क्योंकि कश्मीर में अभी सीन हुआ है तो बहुत लोगों को डर लगेगा, या जो भी सीन है, मेरे हिसाब से अब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो आराम से कर सकते हो, लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ले मनाली हाईवे वापस कर रहे हो ना, तो इस बार आप एक स्ट्रेच पे कर सकते हो, क्योंकि वापस नीचे को उतरते टाइम ना आपको कम टाइम लगेगा, तो सरचू में रुकने की ज़रूरत नहीं है, और सुबह जल्दी निकलोगे तो एक स्ट्रेच पे आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई आइटनरी। अब करते हैं बजट की बात। तो बजट देखो, लाइक आई सेड कि अगर आपके पास अपनी बाइक है, आपकी बाइक कितना माइलेज देती है, और ये सारी चीज़ें मैप पे डालो, देखो इन सब का इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आपको क्या क्या कवर करना है, टोटल डिस्टेंस निकालो, उसको डिवाइड करो अपनी बाइक की माइलेज से, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से। ये सारा काम मैं आपके लिए करके दे सकता था, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? पकी पकाई खीर नहीं मिलती है, खुद ही पकानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से 5 से 7 हज़ार रुपये का फ्यूल लगना चाहिए, अगर आपकी बाइक 30 का माइलेज भी देती है तो, ये पूरा सर्किट करने के लिए। और अगर आपकी अपने पास बाइक नहीं है और आप फिर भी बाइक ट्रिप करना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आपको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर है तो आप बाइक अकेले रेंट कर सकते हो मनाली से, या फिर ले पहुंच के, नहीं तो आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वो आपको बाइक्स देंगे और साथ में सपोर्ट भी होगा, तो वो बेटर रहेगा अगर आपको ये करना ही है तो आपका आइटनरी सॉर्ट हो गया, आपका फ्यूल सॉर्ट हो गया। खाने का सीन लाइक आई मेंशन, लद्दाख में इनफैक्ट आपको सस्ता खाना मिल जाएगा रास्ते में। बस ये जो ले मनाली हाईवे, ये सब ये वाला हाईवे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मचा रखा होता है भाई कि 100 रुपये की मैगी और वो सब सीन, बट ठीक है, वो लोग सीज़न के टाइम में नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। बाकी वंस यू एंटर लद्दाख, खाना आपको बहुत सस्ता मिलेगा, हर टाइप के आपको कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, महंगे अच्छे खाने के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, डिसेंट टेस्ट और सस्ते वो चाहिए तो ढाबे टाइप्स वो भी मिल जाएंगे, जहाँ पे 100-150 में आपका पूरा मील हो जाएगा। अब यूजुअली क्या होता है कि ले और बाकी सब मेजर जो मतलब ले के आसपास की जगह है ना, उन सबको छोड़ के, जैसे आप अगर डिस्किट जाओगे, हुंदर जाओगे, पैंगोंग जाओगे, होम स्टेज बेसिकली जहाँ पे है ना आप रुकोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जब आप उनसे बात करोगे कि कितना रहने का खर्चा है, तो वहाँ पे आपको ना वो पैसे बताते हैं पर पर्सन के हिसाब से, जिसमें आपको वो डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर देते हैं। तो अब अकोमोडेशन और खाने की बात साथ में ही कर लेते हैं। पहले मैंने बता दिया खाने का खर्चा कितना आता है क्या है। लद्दाख के अंदर जब आप रुकोगे तो
हज़ार 1200 से 1500 के बीच में ना एक बंदे का एक रात का स्टे हो जाता है। चाहे आप रूम शेयर कर रहे हो या अकेले रुक रहे हो, जो भी सीन है वो ऐसे ही देते हैं। लेकिन उसके अंदर वो आपको डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर देते हैं। कभी कभी अगर आप पूरा दिन रुक रहे हो तो 3 मील्स भी इंक्लूड कर देते हैं और उसके पैसे बता देते हैं आपको। तो घूम फिर के वो उतना ही खर्चा आ जाता है। जैसे आप अगर 2 मील्स खाओगे 500 रुपये उसके, और रहने के 1000 रुपये। कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बार्गेन करोगे तो 700-800 रुपये में भी इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट या 1000 रुपये में ऐसे मिल जाएगा। तो इतना आपका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आ जाएगा। तो इसको अगर आप टोटल करोगे जितना भी होगा कि 9,000 रुपये आपका फ्यूल का हो गया, और 10 दिन का आपका रहने का मान लो 10 से 12 हज़ार लगा लो, 1200 रुपये पर नाइट। 1200 रुपये आपका ये हो गया, 12,000, 9,000, 21,000, और अकोमोडेशन उसी में हो गया। बाकी आपका मतलब एक्स्ट्रा जो खाने वाने का जो भी लगेगा कहीं पे जो लगेगा, तो मोटा मोटा आपका मेरे हिसाब से अगर आपकी अपनी बाइक है ना तो 10 से 12 दिन का ट्रिप आपका 35,000 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए आराम से। बाकी 40,000 के अंदर तो बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ा बजट ऐसे टाइट करके चलोगे, ज़्यादा कहीं पे नहीं खर्चोगे तो, इंक्लूडिंग परमिट्स एंड एवरीथिंग। तो ये हो गया आपका ट्रिप का बजट आइटनरी। बाकी आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, पूरा सीरीज़ है, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा कि मैंने जो अपना पूरा ट्रिप किया था, कहाँ कहाँ पे रास्ते कैसे आपको दिखेंगे, वो सब का आपको आइडिया लग जाएगा इसी सीक्वेंस में, ये पूरा सर्किट। ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया आपका फ्यूल, अकोमोडेशन और खाना। मेजर मेजर चीज़ ये आपकी सॉर्ट हो गई। अब मैं आपको ना कुछ टिप्स, एसेंशियल चीज़ें बता देता हूँ जिसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, पॉइंटर्स बना रखे हैं, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहले भाई देखो यार, ये बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, बहुत डिमांडिंग है फिज़िकली भी और मेंटली उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो ना तो ट्रिप पे जाने से पहले एटलीस्ट 10-15 दिन पहले तो एटलीस्ट कुछ तो कर लेना यार। योगा कर लो, रनिंग कर लो। रनिंग कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी सही होगी। ठीक है, तो रनिंग करो और अपनी थोड़ी सी फिटनेस रखो। बैक पे काम करो, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठने की कोशिश करो क्योंकि आपकी बैक बहुत ज़्यादा टायर हो जाएगी फिर नहीं तो रास्ते में, तो उस पर काम करो। ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, बाइक अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना यार, सर्विस कर लेना अपने साथ, चेन क्लीनर, चेन लूप सब रख लेना, और इंजन ऑयल चेंज करवा लेना। सर्विस करवा के जाना प्रॉपर अच्छे से। ये मत करना यार कि अभी थोड़े टाइम पहले करवाई थी, अभी तो टाइम है तो देख लेंगे, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं है तो ट्यूब्स रख लेना अपनी एक्स्ट्रा वहाँ पे, अगर नहीं मिली तो। चेंज पंचर अगर आपको चेंज करना हाँ, नहीं आता तो भाई वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वैसे एटलीस्ट इतना सीख लेना कि ट्यूबलेस टायर है तो उसके अंदर पंचर कैसे लगाना है, वो पंचर की पूरी किट रख लेना। बाकी ट्यूब वाला टायर तो यार चेंज करने में जान निकल जाती है, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई ना कोई साथ होगा, कुछ ना कुछ भगवान रास्ता निकाल ही देगा। बाकी अपनी तरफ से आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं पूरा एक नोट्स बना के रखे हुए हैं, ये मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है। आपका सारा इलेक्ट्रिकल्स, बाइक का क्लच वगैरह सब चेक करके जाना अच्छे से। और मैं तो जब पहली बार गया था, एक ही बार गया हूँ बाइक से, तो मैं अपने क्लच की एक स्पेयर तार भी लेके गया था कि बाई चांस अगर टूट जाए तो मेरे पास हो। ठीक है। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रख लेना, वोटर आईडी, आधार एंड लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये सब रख लेना। कुछ एक दो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट जस्ट इन केस कहीं पे भी। और ये जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की ना ज़ीरॉक्स लेके भी रख लेना। लगेज भाई, लगेज भर के मत लेके जाना। जितना लाइट ट्रैवल करोगे, जितना कम सामान कैरी करोगे, उतना मेंटली बहुत सही रहता है क्योंकि रोज़ उसको बांधना उतारना बहुत भसड़ हो जाती है। कभी कहीं कुछ गिरेगा, बाइक भारी हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाता है। तो जितना कम लगेज हो सके ना उतना लेके जाना। लोगों की तरह वो लाद लाद के मत लेके जाना उसके ऊपर कि भाई सब ऐसे लेके जाते हैं तो हमें भी वैसे लेके जाना है। अकेले बंदे के लिए बहुत कम लगेज में 10 दिन का पूरा ट्रिप हो जाएगा। मेजरली आपके पास क्या होना चाहिए, मेक श्योर कि आपके पास पूरा राइडिंग गियर है। प्रोटेक्शन वाइज बोल रहा हूँ मैं। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स रख लेना। कोई भी अच्छे 1000-1500 के अंदर वो आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास एक अच्छी विंटर जैकेट होनी चाहिए, और वुलन आपके पास एक ट्राउज़र होना चाहिए कोई, या फिर लोअर या जॉगर या वटेवर। ठीक है, जिसके अंदर आपको ठंड ना लगे। नहीं है तो फिर आप नॉर्मल कुछ भी पहनना और अंदर एक लेयर पहन लेना। वैसे आप जितना इस ट्रिप पे लेयरिंग करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो लेयरिंग में रखना कपड़े, एक टी शर्ट पहन ली हाफ स्लीव्स की, फिर फुल स्लीव्स की पहन ली, उसके ऊपर आपने जैकेट पहन ली, उसके ऊपर आपने रेन लाइनर यानी कि रेन कोट, तो रेन पैंट और ऊपर रेन कोट दोनों रखना अपने साथ में। और शूज़ हो सके तो ट्रैकिंग शूज़ पहन के चलना, नहीं हो तो नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ भी चल जाएंगे। ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रखना, वैसे मैप्स के भरोसे मत रहना, बट ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रखना, एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ये सब रखना। और हाँ, सबसे ज़रूरी भाई हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि आप कुछ खाओगे कुछ भी है, बार बार हाथ धोगे ना तो वहाँ पे फिर हाथ में ठंड लग जाती है, सो यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। और बेसिक अपनी मेडिसिन्स, फर्स्ट एड किट रखना, पेन किलर्स वगैरह, स्प्रे, वॉलिनिका, एंड देन डायमॉक्स वहाँ पे लोग खाते हैं, रेकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे कहने पे मत खाना भाई, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना कि आपकी बॉडी को सूट करेगा या नहीं। हाई ऑल्टीट्यूड के लिए वहाँ पे एक लोकल डिस्पेंसरी में चले जाना, वो पैसे भी नहीं लेते वहाँ पे, वो आपको ऐसी फ्री में दे देते हैं, और उनसे चेक करवा लेना, नॉर्मल एक चेकअप, और वो आपको बोल देंगे कि आपको खानी है नहीं खानी है, कितनी डोज खानी है, डेली एक टैबलेट खानी है, क्या सीन है। यूजुअली हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से एटलीस्ट 48 आवर्स पहले लोग खा लेते हैं, बट ये मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जस्ट डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग। ये मेडिसिन के मामले में भाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही। ORS के पैकेट्स रख लेना, सैशेज अपने पास, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना भाई, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको माउंटेन सिकनेस और ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस हैं। कैश रखना, वहाँ पे UPI चलता है, बट जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, आप ये सब जाओगे नुब्रा वगैरह, रास्ते में कुछ नेटवर्क नहीं चलेगा खारदुंगला पे, तो फिर और जितने माउंटेन पासेस होंगे ना यार, ये हाई ऑल्टीट्यूड वाले, खारदुंगला हो गया, चांगला पास हो गया, टांगलंगला हो गया, यहाँ पे ना यार ज़्यादा देर मत रुकना, क्योंकि जितनी ज़्यादा रुकोगे ना वहाँ पे पता नहीं चलेगा, वहाँ से जैसे नीचे उतरोगे ना डिजीनेस हो जाएगी, चक्कर आ देंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो ज़्यादा देर मत रुकना, लाइक आधा घंटा मैक्सिमम 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा मत स्पेंड करना वहाँ पे। आराम से बाइक चलाना भाई, तमीज़ से। यहाँ पे रेस ट्रैक नहीं है, आप रोड्स बहुत खुली होंगी, मस्त होंगी, कुछ कुछ जगह पे आपको बहुत ऐसे आकर्षित करेगी कि बाइक को भगाओ भाई, फील लो, लेकिन नहीं भाई, एक गलती आप गिरे और पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी, बम्बू लग जाएगा। तो तमीज़ से चलाना भाई बाइक। कैंस रख लेना, लाइक आई मेंशन, फ्यूल कैंस अपने पास। वेदर रिपोर्ट्स चेक करते रहना, कब कहाँ बारिश होने वाली है, कोशिश करना पहले से आप रेन लाइनर पहन के चलो, क्योंकि वो हवा भी बचाती है। जब आप ले से आगे जाओगे, जितने भी माउंटेन पासेस कवर करोगे, तो वहाँ पे रेन लाइनर बहुत सही काम करता है ठंड काटने के लिए, ठीक है। एंड देन दैट्स अबाउट इट। ठीक है, तो फिर भाई ऑल द बेस्ट, जो प्लान कर रहा है अभी या फ्यूचर में कहीं पे भी, यही सब चीज़ें स्पीति के लिए भी लागू होती हैं, प्रीटी मच द सेम। ऑल्टीट्यूड एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन सब सेम है, और प्लान करने का बजट, आइटनरी, सब कुछ सेम तरीका है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाओ, ढंग से वापस आओ। जय माता दी, लेट्स रॉक।